हेलो दोस्तों, आज कहानी मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक की यानी बाबर की। दोस्तों 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने सत्ता समाप्त कर दी दिल्ली सल्तनत की, साथ ही नींव रखी मुगल साम्राज्य की। और 1526 में ही बाबर ने अपना राज्याभिषेक कराया और बन गया मुगल साम्राज्य का पहला शासक। तो दोस्तों यहाँ से कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य के पहले शासक को बाबर के तौर पे हम लोग जानते हैं। दोस्तों ये वीडियोस बड़े हैं, इसलिए हमने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबर के प्रारंभिक जीवन की घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चूँकि कहा जाता है कि इसके कबीले के लोग इसका नाम कठिन होने के कारण उच्चारण सही से नहीं कर पाते थे, इसलिए इसका उपनाम बाबर पड़ गया और पूरी दुनिया में बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जगह उसके उपनाम बाबर से ही जाना जाता रहा। दोस्तों इसका जन्म फरगना में हुआ था 1483 में। फरगना इस समय उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता फरगना के ही शासक थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो बाबर मात्र 11 वर्ष 4 महीने का एक बच्चा था। लेकिन बाबर ने शासन भी संभाला और अपने परिवार को भी संभाला। साथ ही पिता की मृत्यु के बाद एक बालक के हाथ में सत्ता आने से उसके जो विद्रोही और जो दुश्मन थे वो खड़े हुए, साथ ही पारिवारिक लोग भी उसके विरुद्ध हो गए। यानी उसके चाचा और जो परिवार के लोग थे जिनकी नज़र थी शासन पे, उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू किया। बाबर ने किसी तरीके से उनको रोका, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाया क्योंकि वो युद्ध कौशल में इतना माहिर नहीं था, बालक ही था। तो उसको फरगना एक टाइम में छोड़ना पड़ गया। तो दोस्तों फरगना से वो भटकता रहा और कुछ अपने जो वफ़ादार लोग थे उनके साथ निरंतर वो विचरण करता रहा और सोचता रहा कि किसी तरीके से वो कोई साम्राज्य स्थापित करे। दोस्तों बाबर के अंदर पितृपक्ष से तैमूर का वो 5वां वंशज था और मातृपक्ष से चंगेज खान का 14वां वंशज माना जाता है। इसलिए बहादुरी तो उसके रगों में पहले से थी। हालांकि आगे चल के उसने इसको सिद्ध भी किया और वो हारा नहीं। एक समय था जब वो बिना शासन के शासक बना हुआ था, यानी उसका शासन छिन चुका था और वो केवल भटक रहा था इधर उधर। तब भी वो पीछे नहीं हटा और एक छोटा बालक होने के बावजूद भी वो निरंतर लड़ता रहा। दिल्ली पे जब उसने राज किया दोस्तों, उसने बादशाह की उपाधि धारण की और दिल्ली सल्तनत में जो खलीफा का पद चला आ रहा था उसे समाप्त कर दिया था। दोस्तों बाबर चुगतई तुर्क सिलसिले से आता था, यानी चुगतई तुर्क वंश का परंपरा से संबंधित माना जाता है। और बाबर के 4 पुत्र थे इतिहास में जिनका मुख्यतः जिक्र है, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो दोस्तों ये था जीवन बाबर का, आरंभिक जीवन जिसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बाबर के कला में योगदान के लिए। दोस्तों इसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी के नाम से तुर्की भाषा में लिखी थी और तुजुके बाबरी में बाबर ने खुद विजयनगर के हिंदू राजा कृष्णदेव राय की बड़े चर्चा की थी, उसका भी विशेष उल्लेख किया था। बाद में तुजुके बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना ने किया और इसको जाना गया बाबर नामा के नाम से। तो दोस्तों अधिकांश किताबों में लिखा है कि बाबर नामा बाबर ने लिखा था, जबकि बाबर नामा ट्रांसलेशन था तुर्की भाषा से फारसी में तुजुके बाबरी का। तो ये ध्यान रखना है
जो बाबर ने आत्मकथा लिखी थी वो तुजुके बाबरी थी, ना कि बाबरनामा। बाबरनामा उसका ट्रांसलेशन था। दोस्तों, बाबर ने कला के क्षेत्र में कुछ और बेहतरीन योगदान किए। उसने मुबय्यान पद्य लेखन शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुबय्यान पद्य लेखन शैली की खोज की उसने। खते बाबरी नामक एक लिपि का भी उसने आविष्कार किया। और इस तरीके से एक छोटे से समय में, मात्र 4 साल की हुकूमत में, बाबर ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए कला के क्षेत्र में भी विशिष्ट योगदान किया। स्थापत्य कला में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद, जो पानीपत में स्थित है, हरियाणा में है इस समय, उसको पानीपत के पहले युद्ध के विजय के चिन्ह के रूप में स्थापित किया था। यानी इब्राहिम लोदी को हराने के उपरांत बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत में करवाया था। संभल की जामा मस्जिद, जिसे संभल की बाबरी मस्जिद के भी नाम से जानते हैं, 1528 में बाबर के आदेश पे ही इसके एक अधिकारी मीर बेग ने स्थापित की थी। दोस्तों, हिंदुस्तान की एक विवादित मस्जिद बाबरी मस्जिद, जो अयोध्या में स्थित है, उसका भी निर्माण बाबर के ही आदेश पे उसके सेनापति मीर बाकी ने कराया था। तो दोस्तों, ये कार्य था बाबर का कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में। अब देखते हैं बाबर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में। हालांकि उसने बहुत से कार्य कराए, लेकिन यहाँ पे प्रमुख कार्यों का उल्लेख मैंने किया है। तो दोस्तों, प्रशासन के क्षेत्र में सबसे पहला कार्य किया जब उसने दिल्ली की गद्दी हासिल की, तो उसने अपने अनुभव के आधार पर जाना कि प्रशासनिक और रक्षा की दृष्टि से, साम्राज्य की रक्षा और साम्राज्य के प्रशासन की दृष्टि से दिल्ली से आगरा कहीं महफूज है, कहीं अधिक सुरक्षित है। इसलिए उसने दिल्ली को, जो परंपरागत राजधानी थी उस समय, उसको ना राजधानी बना के आगरा को राजधानी स्थापित किया। दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टि से बाबर बहुत ही बेहतर कार्य करता था और इसीलिए बिना शासन के भी उसके वफादार हमेशा बने रहे। उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो भी संपत्ति अर्जित की थी, उसे अपने अधिकारियों, नौकरों और सैनिकों में बांट दिया। अपने जो उसके बहुत करीबी लोग थे, जो उसके रिश्तेदार थे, उनमें भी उसने संपत्ति को बांटा। और साथ ही इस विजय के उपरांत उसने काबुल के, जो उसका उस समय शासन क्षेत्र था, उसके सभी निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का भेंट स्वरूप दिया था। इसी दानशीलता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि मिलती है। दोस्तों, कलंदर के नाम से बाबर को जाना गया क्योंकि वो बहुत ही दानी स्वभाव का, दानशील स्वभाव का था। उसने ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा छीना था, जिसकी आज भी हम लोग चर्चा देखते हैं, आज भी चर्चा होती रहती है। और उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र हुमायूं को उसे भेंट स्वरूप दे दिया था। दोस्तों, सड़कों की माप के लिए, या कहें जो आज किलोमीटर चलते हैं, सड़कों पे लगे आपको माइलस्टोन्स दिखते हैं, उनको नापने के लिए बाबर ने गजे बाबरी नामक एक यंत्र की रचना की थी, एक यंत्र विकसित किया था। तो जहाँ तक ये माइलस्टोन है, कहीं ना कहीं ये गजे बाबरी का ही एक परिवर्तित रूप माने जा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, बाबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आक्रमणों को, जिनसे उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। 1501 में सहबानी खां के साथ हुए सरे पुल के युद्ध में सहबानी ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। दोस्तों, सहबानी को यह युद्ध पद्धति आती थी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बाबर तो इस युद्ध में हार गया, लेकिन उसको ये युद्ध पद्धति बहुत पसंद आई और आगे चल के यही युद्ध पद्धति कारण बनती है उसके हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित करने का। यानी तुलगमा युद्ध पद्धति ने ही आगे चल के
बाबर की सत्ता को बदल के रख दिया। तो दोस्तों 1501 में सैबानी खां के साथ हुए सरे पुल के युद्ध में सैबानी की जीत हुई और बाबर हार गया। 1504 में उसने काबुल, जो बहुत दिन से वो जीतना चाहता था, उसे जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1519 में भेरा और बाजौर के किले पर आक्रमण किया और यूसुफ जाति, जो अफ़गानियों के लिए बहुत वफादार मानी जाती थी, उन पे उसने हमला किया और इसमें उसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाने के पहली बार प्रयोग हुआ और सामने वाली विपरीत पक्ष के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो हार गए और बाबर की विजय हुई। 1520 में बाजौर, भेरा और सियालकोट पे उसने फिर से आक्रमण किया और जो भाग बचा हुआ था वो भी जीत लिया। 1524 में हुए लाहौर, दीपालपुर और सुल्तानपुर पर युद्ध में हमले में लाहौर और दीपालपुर को उसने हासिल कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों वक्त आ जाता है 1526 का और पानीपत के पहले निर्णायक युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को समाप्त किया, साथ ही समाप्त हो गया दिल्ली सल्तनत भी, और उसने स्थापना की इसी के साथ मुग़ल साम्राज्य की। दोस्तों पहली बार बाबर ने इसी में सैबानी खां द्वारा सीखी गई तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। साथ ही उस्मानी विधि या रूमी विधि का भी प्रयोग किया था। ये जहाँ तक है युद्ध क्षेत्रों में तोपों को व्यवस्थित लगाने की एक प्रणाली थी, मतलब तोपों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कैसे किया जाए युद्ध क्षेत्र में, उसके लिए ये उस समय की युद्ध पद्धतियाँ थीं जिसको उसने बाहरी लोगों से सीखा था। मतलब वो अच्छी चीज़ों को भी ऑप्ट करता रहता था, सीखता रहता था, और इसका नतीजा ये हुआ कि उसने धीरे धीरे करके अपने युद्ध कौशल को विकसित कर लिया, अपनी सेना को सशक्त कर लिया और अंततः अपने आखिरी युद्धों में वो शायद ही कभी हारा हो। तो दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध में उसने, मतलब बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। हालांकि इससे पहले वो इस पद्धति से एक युद्ध हार चुका था, मतलब उस पर जब यह आजमाई गई थी तो सरे पुल का युद्ध हार गया था, लेकिन उसने उसको सीखा और यहाँ पे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया और इसमें उसने दर्ज की अपनी जीत। तो इब्राहिम लोदी को हराकर युद्ध जीत लिया था और हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी इसने पानीपत के पहले युद्ध में। 1527 में हुए खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध की बहुत लंबी कहानी थी। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के अधिकारियों द्वारा बाबर को आमंत्रित किया गया था कि वो लोदी राज्य पे हमला कर दें या हिंदुस्तान पे हमला कर दें। साथ ही राणा सांगा का भी हाथ इसमें माना जाता है, क्योंकि राणा सांगा चाहते थे कि मुस्लिम साम्राज्य को ख़त्म करके दिल्ली पे हिंदू साम्राज्य स्थापित किया जाए, और वो इब्राहिम लोदी के अधिकारियों के साथ मिल चुके थे और उन्होंने भी बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था। लेकिन जब बाबर जीत गया पानीपत के युद्ध में तो उसने वापस जाने की बजाय हिंदुस्तान का ही साम्राज्य स्थापित करने या यहीं रहने की व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया। राणा सांगा को लगा कि उनका दांव गलत पड़ गया है और अब बाबर खुद ही स्थापित होने वाला है दिल्ली के साम्राज्य पे। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा को बहुत क्षति हुई। हालांकि राणा सांगा की एक बड़ी सेना और वीरता के चर्चे पहले से थे, तो बाबर के जो सैनिक थे वो निराश थे। इसको और अपने सैनिकों को उसने मजबूत करने के लिए मुस्लिमों पे एक व्यापारिक कर उस समय चलता था जिसको तमगा कर कहा जाता है, उसको उसने समाप्त कर दिया। यानी अपने सैनिकों को बोल दिया और अपने क्षेत्रवासियों को बोल दिया कि वो तमगा कर नहीं लेगा या व्यापारिक कर नहीं लेगा, उन्हें स्वतंत्र व्यापार की इजाज़त देगा, लेकिन उसके बदले में सभी को राणा सांगा के खिलाफ जिहाद करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के सैनिक उठ खड़े हुए, एकजुट हुए और उन्होंने राणा सांगा से मोर्चा लेने
की व्यवस्था कर ली और वो अंततः जीते भी। खानवा के युद्ध की जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। तो दोस्तों यहीं से मुग़ल साम्राज्य में गाजी की उपाधि का प्रचलन प्रारंभ होता है और खानवा के युद्ध से ही बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया। इसमें यहाँ के राजा मेदिनी राय पराजित हुए और कहा यह भी जाता है कि राजा मेदिनी राय ने पराजित होने के बाद बाबर के 2 बेटों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह किया था। इसी युद्ध में बाबर ने राजपूतों के कटे हुए सिरों की मीनार बनवाई थी। हालांकि ये पूर्व के भी कुछ आक्रांताओं के लिए कहा जाता है कि वो जब जीतते थे तो सिरों की मीनार बनवाते थे और उन्हीं का की कार्यों को बाबर ने भी किया और जो चंदेरी की आक्रमण में उसने बहुत से राजपूतों के सर काटे थे, उनकी मीनार बनवा दी। 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के अफगान राजाओं शासकों और बंगाल के नुसरत शाह की संयुक्त सेनाओं को भी बाबर ने पराजित कर दिया। यानी बाबर बहुत ही कम उम्र से युद्धों में जाने लगा था और धीरे धीरे करके उसका युद्ध कौशल विकसित होता गया और अंत के कोई भी युद्ध उसने फिर नहीं हारे। और दोस्तों पानीपत का युद्ध हिंदुस्तान में बाबर का पहला आक्रमण नहीं था। इससे पहले भी वो 4 बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसने इतना बड़ा क्षेत्र या इतना बड़ा साम्राज्य नहीं जीता था। तो वो निरंतर हिंदुस्तान की तरफ उसकी नज़र लगी हुई थी, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। जब इब्राहिम लोदी के अधिकारियों ने उसको न्योता दिया तो उसको मौका मिल गया और उसने हिंदुस्तान जीत लिया। अंतिम समय में दोस्तों बाबर 27 दिसंबर 1530 को आगरा में अपनी राजधानी में एक बीमारी के चलते समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और आगरा के आराम बाग में उसे दफना दिया जाता है। लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसका शव काबुल में दफनाया जाए। इसके चलते उसका शव आराम बाग से निकलवाया गया और फिर काबुल जाके उसे दफनाया गया, जहां आज भी उसका मकबरा मौजूद है दोस्तों। तो ये कहानी थी मुग़ल साम्राज्य के पहले शासक बाबर की दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुग़ल साम्राज्य की सत्ता आती है बाबर के पुत्र हुमायूं के हाथों में, उसकी कहानी को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।